शीर्षक: जब टाटा ने चीन को सिखाया धर्म का पाठ, एक चीनी अधिकारी का कबूलनामा। सिर्फ एक भारतीय कंपनी के चले जाने से क्या चीन हिल जाएगा? तुम लोग तो बस हमारे पुर्जे जोड़ने वाली एक छोटी मोटी फैक्ट्री हो। उस समय हम नहीं जानते थे। हम जिसे एक छोटा सा पड़ोसी देश समझकर उसका मजाक उड़ाते थे, वह भारत असल में चीनी अर्थव्यवस्था के दिल पर कब्जा किए बैठा था। जिस दिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना सामान बांधा और हमें छोड़ दिया, उस दिन हम चीनियों का घमंड चकनाचूर हो गया। एक ही रात में 5 लाख लोग सड़कों पर आ गए और शैनझेन शहर की जगमगाती रातें एक भूतिया शहर में तब्दील हो गईं। यह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। कृपया वापस आ जाइए, हमने बहुत देर से गुहार लगाई, लेकिन तब तक बस जा चुकी थी। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चीन को घुटनों पर लाने वाली टाटा की वह कठोर शिक्षा थी, जिसने हमें हड्डियों तक सिखा दिया कि विश्वास क्या होता है और उस अहंकार की कीमत कितनी क्रूर थी। उस घटना के केंद्र में रहे एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी के कबूलनामे के माध्यम से मैं आज सब कुछ उजागर करूंगा। मेरा नाम ली वेई है। मैं कभी शैनझेन शहर की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले आर्थिक और तकनीकी ब्यूरो का उप निदेशक था, लेकिन आज मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूं जो खाली पड़ी फैक्ट्रियों के बीच भटकता है और महसूस करता है कि मेरे अहंकार की कीमत कितनी भयानक थी। अगर मैं समय को पीछे ले जा सकता तो मैं शैतान को अपनी आत्मा बेचकर भी उस पल में वापस जाता और खुद को मुक्का मारकर रोकता। उन मूर्खतापूर्ण दिनों में जब हम भारत और टाटा का मजाक उड़ाते थे, उन्हें सिर्फ एक असेंबली प्लांट समझते थे और उनकी गर्दन पर छुरी रखे हुए थे। 2023 की बसंत में शैनझेन पूरी दुनिया के विनिर्माण उद्योग का दिल और हमारा गौरव था। आसमान छूती इमारतें, कारखानों की कभी न बुझने वाली रोशनी और सड़कों पर उमड़ते पैसे और लोग। इस समृद्धि के केंद्र में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का शैनझेन प्लांट था। यह दर्जनों फुटबॉल स्टेडियमों से भी बड़ा था, जहां 50 से अधिक कर्मचारी चींटियों के झुंड की तरह आते जाते थे। टाटा का कारखाना सिर्फ एक कंपनी नहीं था, यह हमारी जीवन रेखा थी, हमारा दिल था जो पूरे शैनझेन को खिला रहा था। लेकिन इंसान का लालच असीम होता है और पेट भरने पर अहंकार जन्म लेता है। जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ी और हमें दुनिया की फैक्ट्री का खिताब मिला, हम सरकारी अधिकारियों के कंधों में अकड़ आ गई। हम एक बड़ी गलतफहमी में थे। हम यह नहीं समझ रहे थे कि टाटा ने हमारी जमीन पर फैक्ट्री लगाकर हम पर कृपा की है, बल्कि हम यह सोच रहे थे कि हम टाटा को दया करके अपनी जमीन किराए पर दे रहे हैं। भारत, वह तो बस हमारे बगल में एक छोटा सा देश था जो इतिहास में हमेशा हमसे नीचे रहा। यही अहंकार हमारी त्रासदी की शुरुआत थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन सुबह सुबह मेरा सचिव पीले पड़े चेहरे के साथ मेरे दफ्तर में भागा आया। उपनिदेशक जी, बीजिंग से तत्काल बुलावा है। वाणिज्य मंत्रालय के निदेशक वांग खुद आए हैं। निदेशक वांग, बिना किसी सूचना के? क्यों? मैंने पूछा। टाटा के मामले को लेकर माहौल बहुत खराब है। निदेशक वांग बीजिंग की केंद्र सरकार में बुलडोजर के नाम से मशहूर एक कट्टरपंथी अधिकारी थे। वह चीनी श्रेष्ठता के विचार में गहरे डूबे हुए थे और विदेशी कंपनियों को निचोड़कर चीन का फायदा निकालना अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। मैथर करपंथी जैसे कंपनियों को अंधेल करना चाहते थे। तेजी से सिटी हॉल के बड़े कॉन्फ्रेंस रूम की ओर भागा। दरवाजा खोलते ही महंगी चाय की खुशबू के बीच एक बर्फीली खामोशी छाई हुई थी। मुख्य कुर्सी पर बैठे निदेशक वांग का चेहरा गुस्से से लाल था और वह मेज पर फाइलों का एक बंडल पटक रहे थे। ली वेई, क्या तुम ऐसे काम करते हो? निदेशक, हुआ क्या? ये टाटा वाले, इन लोगों ने केंद्र सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। वांग ने जो फाइलें फेंकी, उन पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता जैसा सम्मानजनक शीर्षक था, लेकिन अंदर का मजमून किसी डकैती से कम नहीं था। इसमें टाटा की मुख्य सेमीकंडक्टर प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन निर्माण की जानकारी को चीनी स्थानीय कंपनियों के साथ साझा करने की मांग की गई थी। क्या टाटा ने मना कर दिया? मना कर दिया? अरे, मना करना तो दूर की बात है। जानते हो टाटा चीन के प्रमुख श्री शर्मा ने मेरे मुंह पर क्या कहा? यह कंपनी के अस्तित्व का सवाल है, इसलिए यह बिल्कुल असंभव है। 1 अरब से कुछ ज्यादा आबादी वाले देश की एक कंपनी की इतनी हिम्मत कि वह 1.4 अरब की महाशक्ति चीन के आदेश को ठुकरा दे। निदेशक वांग की आवाज कॉन्फ्रेंस रूम की छत से टकराई।
उनकी आंखों में भारत के प्रति गहरी घृणा और तिरस्कार था। ये वही लोग हैं ना जो हमेशा हमारी संस्कृति की नकल करते रहे, इतिहास में हमेशा हमारा मुंह ताकते रहे। आज थोड़ी सी तकनीक क्या हासिल कर ली, खुद को हमारा मालिक समझने लगे हैं। यह एक अक्षम्य अपराध है, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। उस समय मैंने भी निदेशक वांग की बातों का समर्थन किया, बल्कि मैंने उन्हें और उकसाया। मैं भी हड्डियों तक चीनी श्रेष्ठता के अहंकार में डूबा हुआ एक अधिकारी था। निदेशक, आप सही कह रहे हैं। टाटा आजकल बहुत इतराने लगा है। हमारे शेनझेन में सारे फायदे उठाने के बाद वे असली माल देने से इनकार कर रहे हैं। यह तो बस एक असेंबली प्लांट है। अगर हम चीनी कंपनियां चाहें तो रातों रात इसका विकल्प तैयार कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तुम वाकई समझदार हो, ली। निदेशक वांग ने एक भयानक मुस्कान के साथ अपनी कुर्सी खींची और फुसफुसाए, तो हम इसे खुद ही हासिल कर लेंगे। खुद? आपका मतलब? अगर ये भारतीय नहीं देते तो हम छीन लेंगे। वैसे भी फैक्ट्री हमारी जमीन पर है और कर्मचारी भी हमारे चीनी लोग हैं। रास्ते बहुत हैं। यह सीधे सीधे एक अपराध की योजना थी, राष्ट्रीय शक्ति का उपयोग करके औद्योगिक जासूसी। लेकिन उस समय मेरी अंतरात्मा सो चुकी थी। राष्ट्रीय हित के सुंदर बहाने के तहत मैंने चोरी को देशभक्ति का जामा पहना दिया। मुझे क्या करना होगा, निदेशक? सहयोगी कंपनियों के मालिकों को बुलाओ। वे चीनी जो टाटा के टुकड़ों पर पलते हैं, उनकी गर्दन पकड़कर हिलाओ। टाटा प्लांट का एक आंतरिक डिजाइन चुराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उस दोपहर शेनझेन आर्थिक ब्यूरो के गुप्त कमरे में टाटा की प्रमुख सहयोगी कंपनियों के अध्यक्षों को बुलाया गया। वे घबराए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। निदेशक वांग ने अहंकार से पैर पर पैर रखकर कहा, सज्जनों, हम आपको देशभक्ति का एक मौका दे रहे हैं। देशभक्ति? टाटा फैक्ट्री के मुख्य मैनुअल और नवीनतम उपकरणों के डिजाइन, उन्हें ले आओ। अध्यक्षों के चेहरे सफेद पड़ गए। यह तो अपराध है। अगर हम पकड़े गए तो टाटा हमारा अनुबंध रद्द कर देगा। हर्जाना ही अरबों का होगा। हमारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। बर्बाद? कौन बर्बाद करेगा? वांग ने मेज पर हाथ पटका। जब चीन की सरकार तुम्हारी पीठ पर है तो डर किस बात का? अगर टाटा अनुबंध तोड़ता है तो हमारी सरकारी कंपनियां तुम्हें सारा काम देंगी, और अगर तुम सहयोग नहीं करते तो कल से ही टैक्स जांच, अग्नि सुरक्षा और पर्यावरण निरीक्षण के लिए तैयार रहना। यह एक धमकी थी, सत्ता का घिनौना इस्तेमाल। अध्यक्षों के पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनकी आंखों में डर और अपराध बोध था, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। आखिर टाटा हमारे बहलार के बिना इंदा नहीं रह सकता। हम बाबे हैं। इस घमंडी भ्रम ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। ऑपरेशन को बड़ी गोपनीयता से अंजाम दिया गया। हमने टाटा फैक्ट्री में काम करने वाले चीनी प्रबंधकों को रिश्वत दी और सहयोगी कंपनियों के कर्मचारियों के बैग में छोटे कैमरे छिपाकर उन्हें अंदर भेजा। छोटी छोटी मेमोरी चिप्स में टाटा की दशकों की मेहनत और जानकारी भरकर बाहर लाई गई। निदेशक वांग ने चोरी के डेटा को प्राप्त करते हुए एक बच्चे की तरह खुशी मनाई। हाँ, देखा ली, ये कितना आसान था। ये भारतीय इसे इतनी मेहनत से छिपा रहे थे और ये बस इतनी सी बात थी। अब हम भी ऐसा ही बना सकते हैं। नहीं, हम इससे भी सस्ता बनाकर टाटा वालों को बाहर से बाहर कर देंगे। लेकिन हम एक बात भूल गए थे, टाटा कंपनी और भारत देश मूर्ख नहीं है। वे बहुत पहले से ही ऐसी स्थितियों के लिए तैयार थे और उनके पास एक अभेद्य सुरक्षा प्रणाली थी, और सबसे बढ़कर उनके पास लोगों की आंखों को पढ़ने की एक जानवर जैसी वृत्ति थी। एक हफ्ते बाद मेरे ऑफिस का फोन बजा। यह टाटा शेनझेन के विदेश मामलों के प्रमुख श्री शर्मा थे। वह हमेशा विनम्र और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। चीनी अधिकारियों की अनुचित मांगों पर भी वह हमेशा मुस्कुराकर कहते थे, हम इस पर विचार करेंगे। इसीलिए हम उन्हें एक आसान शिकार समझते थे। उपनिदेशक जी, क्या एक कप चाय के लिए समय है? उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने शांत रहने का नाटक करते हुए उनका स्वागत किया। आप ही तक आइए। श्री शर्मा, कैसे आना हुआ? फिर से सिटी हॉल से कोई काम है? श्री शर्मा ने बिना बैठे मेरी मेज पर एक लिफाफा रख दिया, एक मोटा लिफाफा। मैंने हंसते हुए उसे खोला। यह क्या है? कहीं रिश्वत तो नहीं? लेकिन लिफाफे के अंदर नोटों की गड्डियां नहीं थीं, तस्वीरें थीं। हमारे द्वारा खरीदे गए एक कर्मचारी की तस्वीरें, जो टाटा फैक्ट्री के सर्वर रूम से चुपके से जुड़ रहा था
और फिर उस कर्मचारी की तस्वीर जो निदेशक वांग के एक सहायक को मेमोरी चिप सौंप रहा था। यह एक अचूक सबूत था। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा, लेकिन मैंने बेशर्मी से इनकार कर दिया। यह क्या है? क्या आप हमारे चीनी नागरिकों की जासूसी कर रहे हैं? यह तो निजता का हनन है। उप निदेशक जी, श्री शर्मा की आवाज गहरी और गूंजने वाली हो गई। उन्होंने अपना चेहरा उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में हमेशा रहने वाली मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक बाज जैसी ठंडी और तीखी नजर थी जो अपने शिकार को देख रही हो। क्या आपको लगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि चीनी सरकार पर्दे के पीछे से सहयोगी कंपनियों को धमकाकर तकनीक चोरी करने का निर्देश दे रही है? अपनी जबान संभाल कर बात करो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यह अपमान है। सबूत पहले ही हमारे मुख्यालय और भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं। श्री शर्मा ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। उप निदेशक जी, मैं आपको एक दोस्त समझता था, इसीलिए जब बीजिंग से अनुचित मांगें आती थीं तो मैं शेनझेन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सहयोग करने की कोशिश करता था। लेकिन आपने एक सीमा पार कर दी है। सीमा पार कर दी? हमने तो बस उचित प्रौद्योगिकी साझा करने की मांग की थी। जब आपका कारखाना हमारी जमीन पर है तो आपको हमारे साथ तकनीक साझा करनी ही चाहिए। मेरी बकवास सुनकर वह हंसे। प्रौद्योगिकी साझा करना? हम चोरी को साझा करना नहीं कहते उप निदेशक जी। एक बात समझ लीजिए, प्रौद्योगिकी सिर्फ कागज पर बने नक्शे नहीं होते। यह वह आत्मा है जिसे 70 वर्षों में हजारों इंजीनियरों ने रातें जागकर अनगिनत असफलताओं के बाद अपनी मेहनत से बनाया है। यह हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। क्या आपको लगता है कि एक मेमोरी चिप चुराकर आप उस आत्मा को भी चुरा सकते हैं? क्या मतलब? हम भारतीय और टाटा, हम विश्वासघात को सबसे बड़ा पाप मानते हैं। हमारा सिद्धांत है कि जिस साथी का विश्वास टूट गया हो उसके साथ हम एक पैसे का भी कारोबार नहीं करते। श्री शर्मा खड़े हो गए। यह आखिरी चेतावनी है, इसे अभी रोक दीजिए और निदेशक वांग को बता दीजिए कि चोरी की गई तकनीक वैसे भी एन्क्रिप्टेड है और किसी काम की नहीं है। और अगर आपने अपने गंदे हाथ पीछे नहीं खींचे तो आप देखेंगे कि टाटा क्यों खतरनाक है और जब भारतीय सच में नाराज होते हैं तो वे क्या कर सकते हैं। श्री शर्मा के जाने के बाद भी मैं कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। उनकी आखिरी नजर वह किसी नाराज कंपनी कर्मचारी की नहीं थी, वह मौत के दूत जैसी थी जो उसे देख रही थी जिसने किसी पवित्र चीज को छू लिया हो। लेकिन उस समय मैं बहुत मूर्ख था। मैंने उस ठंडे डर को नजरअंदाज किया और खुद को समझाया, धमकी दे रहा है, ये क्या कर लेंगे? सामान उठाकर चले जाएंगे? कभी नहीं। मैंने तुरंत निदेशक वांग को रिपोर्ट किया। निदेशक, टाटा को पता चल गया है, उन्होंने सबूत भी दिखाए हैं। निदेशक वांग को रिपोर्ट किया। निदेशक वांग को रिपोर्ट किया। वांग एक पल के लिए चौंके, लेकिन फिर जोर से हंस पड़े। हाँ, तो क्या हुआ? क्या वे हम पर मुकदमा करेंगे? यह चीन है, कानून, पुलिस, अदालत सब हमारे साथ हैं। अगर कोई भारतीय यहां मुकदमा करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि 10 साल तक फैसला ना आए। लेकिन माहौल गंभीर है। वे विश्वास टूटने और आखिरी चेतावनी जैसी बातें कर रहे हैं। डरो मत, ली, यह सब नाटक है। वे बातचीत में फायदा उठाने के लिए छोटी मोटी चालें चल रहे हैं। सोचो, क्या टाटा इतने बड़े चीनी बहार को छोड़ सकता है? यहां मजदूरी कितनी सस्ती है, लॉजिस्टिक्स कितना अच्छा है। वे कभी नहीं जा सकते, उनके पैर यहां जमे हुए हैं। वांग ने खिड़की से बाहर शेनझेन में लगे टाटा के विशाल होर्डिंग्स की ओर इशारा किया। देखो, वह सब पैसा है। वे पैसे की गंध पर आए व्यापारी हैं। स्वाभिमान, विश्वास, हास्यास्पद। पैसे के आगे हर कोई घुटने टेक देता है। हम थोड़ा और दबाव डालेंगे तो वे खुद रेंगते हुए आकर मूल डिजाइन सौंप देंगे। वांग की आत्मविश्वास से भरी बातों से मुझे भी राहत मिली। हाँ, कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती हैं। वे भावनाओं में बहकर इतने बड़े मुनाफे को नहीं छोड़ सकती। हमने एक और चाल चलने का फैसला किया। इस बार मीडिया का इस्तेमाल करके अगले दिन से चीन के सरकारी मीडिया ने एक साथ टाटा पर हमला करना शुरू कर दिया। टाटा चीनी उपभोक्ताओं का अपमान कर रहा है। घमंडी टाटा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से इनकार कर रहा है। विशेषज्ञों की राय, चीनी बाहर खोने पर टाटा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा। टीवी, अखबारों और इंटरनेट पर टाटा के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई गईं। हमने इंटरनेट पर अपनी टीमों को लगाकर टाटा का बहिष्कार करो, भारतीय कंपनियों को बाहर निकालो जैसे अभियान चलाए। यह टाटा को कोने में धकेलकर आत्मसमर्पण कराने की एक सोची समझी रणनीति थी।
निदेशक वांग अखबार पढ़ते हुए खुश हो रहे थे। देख रहे हो, जनता का गुस्सा उबल रहा है। अब टाटा वाले घबराएंगे, जल्द ही श्री शर्मा रोते हुए आएंगे। हम अपनी जीत का जश्न बहुत जल्दी मना रहे थे। हमने जिसे सिर्फ एक व्यापारी समझा था, वह असल में 70 साल पहले आजादी के बाद खंडहरों से नंगे हाथों से फैक्ट्रियां खड़ी करने वाली पीढ़ी की अदम्य भावना थी। वह भारतीय कर्मयोग की भावना थी, जो स्वाभिमान पर चोट लगने पर खरबों का नुकसान सहकर भी बाजी पलट सकती है। हमने इस भयानक जिद को अपने समीकरण में शामिल नहीं किया था। एक हफ्ते बाद खबरें आने लगीं कि टाटा फैक्ट्री में कुछ अजीब हो रहा है। एक सहयोगी कंपनी का अध्यक्ष घबराया हुआ मेरे पास आया। उप निदेशक जी, कुछ गड़बड़ है क्या? क्या टाटा ने आत्मसमर्पण कर दिया? नहीं, उत्पादन कम हो रहा है, ओवरटाइम बंद हो गया है, और अफवाह है कि फैक्ट्री के अंदर मशीनें हटाई जा रही हैं। मशीनें हटाई जा रही हैं? शायद नई लगा रहे होंगे। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। भला इतनी बड़ी फैक्ट्री की मशीनें हटाकर वे कहां ले जाएंगे? लेकिन उस रात मुझे श्री शर्मा से एक ईमेल मिला। उसमें न तो लंबा चौड़ा अभिवादन था, न ही विनम्रता, बस एक लाइन थी, उप निदेशक ली, अब तक की आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद। उस छोटी सी लाइन को पढ़ते ही मेरा दिल जम गया। यह तो विदाई का संदेश था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह बातचीत की एक चाल है। वे आखिरी बार धमका रहे हैं। मैं कांपते हाथों से जवाब लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शैनझेन के बाहरी इलाके में टाटा का कारखाना, वह जगह जहां साल के 365 दिन 24 घंटे रोशनी जलती थी, वह विशाल रोशनी जो रात में भी दिन जैसा उजाला करती थी, आज कुछ धुंधली लग रही थी। मैं बेचैन था, लेकिन मानना नहीं चाहता था। नहीं, वे सच में नहीं जा सकते। हम बाहर हैं, हम बड़े हैं। मैं इस मूर्खतापूर्ण विश्वास से चिपका रहा और सो गया, इस बात से अनजान कि अगले दिन एक ऐसी सुनामी आने वाली थी जो न केवल शैनझेन को बल्कि पूरी चीनी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगी। उप निदेशक जी, सुबह की रिपोर्ट है। डेटा में कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी ने मेरे मेज पर फाइलें रखीं। उसका चेहरा डरा हुआ था। डेटा में गड़बड़? क्या निर्यात थोड़ा कम हुआ है? होगा ही। हमने मीडिया में थोड़ी सख्ती जो की है। नहीं सर, निर्यात नहीं, आयात शून्य है, जीरो। क्या जीरो? कच्चा माल, सेमीकंडक्टर के लिए विशेष ग्लास, स्मार्टफोन के मुख्य पुर्जे जो हर सुबह बेंगलुरु और पुणे से आते थे, आज सुबह से पूरी तरह से बंद हो गए हैं। एक भी कंटेनर नहीं आया है। मेरे हाथ से पेन छूट गया। कच्चे माल का ना आना, इसका मतलब था विनिर्माण उद्योग के लिए मौत। जैसे भोजन के बिना इंसान मर जाता है, वैसे ही कच्चे माल के बिना कारखाना बंद हो जाता है। लेकिन मैंने हताशा में इनकार किया। शायद रख रखाव चल रहा होगा, या वे हमें धमका रहे हैं कि देखो, तुम्हारे तंग करने से हम काम नहीं करेंगे। लेकिन जाने वाला माल बहुत ज्यादा है सर। जाने वाला माल मतलब तैयार उत्पाद? नहीं सर, उपकरण जा रहे हैं। अधिकारी ने जो तस्वीरें दिखाईं वे चौंकाने वाली थीं। सुबह 2 बजे शैनझेन बंदरगाह के सीसीटीवी फुटेज में टाटा के लोगो वाले दर्जनों विशेष ट्रक बंदरगाह में प्रवेश कर रहे थे। कंटेनरों पर रखरखाव का लेबल लगा था, लेकिन उनका आकार और बनावट स्पष्ट रूप से सेमीकंडक्टर बनाने वाले सटीक उपकरणों का था। रखरखाव, मरम्मत के लिए भारत भेज रहे होंगे, मैंने कांपती आवाज में कहा। लेकिन मेरा दिल जोर जोर से खतरे की घंटी बजा रहा था। कुछ आ नहीं रहा, बस जा रहा है। यह वापसी का संकेत था, और यह कोई भगदड़ नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित, गुप्त और तेज सैन्य अभियान जैसा था। मैं तुरंत निदेशक वांग के पास भागा। वह आराम से अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। अखबार के पहले पन्ने पर एक सनसनीखेज खबर थी, चीनी दबाव के आगे टाटा झुका। निदेशक, अनर्थ हो गया। क्यों चिल्ला रहे हो ली? क्या टाटा से आत्मसमर्पण का पत्र आया है? आत्मसमर्पण नहीं, वापसी। कच्चे माल का आयात रुक गया है और उपकरण बाहर ले जाए जा रहे हैं। सीसीटीवी में सब कुछ कैद है। मैंने रिपोर्ट और तस्वीरें उनके सामने रखीं, लेकिन वांग ने हंसकर उड़ा दिया। ली, तुम अभी तक भारतीयों के दिमाग को नहीं जानते। यह सब दिखावा है। दिखावा? उपकरण बाहर जा रहे हैं, वे हमें धमका रहे हैं। देखो, हम सच में जा रहे हैं। क्या तुम सच में यही चाहते हो? सोचो, इतनी बड़ी फैक्ट्री को तोड़कर वे कहां जाएंगे? वियतनाम? भारत? वहां तो बिजली भी चली जाती है, सड़कें भी खराब हैं। टाटा जैसी सटीक कंपनी वहां नहीं जा सकती, कभी नहीं।
वांग को पूरा यकीन था। उसके दिमाग में यह बात पत्थर की तरह जमी हुई थी कि चीन दुनिया में सबसे अच्छा है। बुनियादी ढांचा, कुशल श्रमिक, विशाल घरेलू बार, ये तीनों चीजें चीन के अलावा कहीं नहीं हैं। लेकिन मेरी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। मुझे अपनी आंखों से देखना था। मैं कार लेकर टाटा फैक्ट्री की ओर भागा। जो सड़क हमेशा कर्मचारियों की बसों और ट्रकों से जाम रहती थी, आज अजीब तरह से खाली थी। सड़क किनारे के ढाबे दोपहर में भी सुनसान थे। गेट पर पहुंचते ही गार्डों ने मुझे रोक लिया। अंदर जाना मना है, कृपया वापस जाएं। मैं हूं आर्थिक ब्यूरो का उप निदेशक लिवेई। मुझे फैक्ट्री मैनेजर से मिलना है। माफ कीजिए, ऊपर से आदेश है, कोई भी बाहरी व्यक्ति, खासकर सरकारी अधिकारी, अंदर नहीं आ सकता। गेट के अंदर मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, श्री शर्मा। वह वर्कर के कपड़ों में थे, हेलमेट पहने हुए थे और वॉकी टॉकी पर कुछ निर्देश दे रहे थे। श्री शर्मा, श्री शर्मा, मैं लोहे की सलाखों को पकड़कर चिल्लाया। वह धीरे से मुड़े। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न दुख, बस एक ऐसा चेहरा जो अपना काम कर रहा हो। उन्होंने दूर से ही हल्का सा सिर झुकाया और वापस फैक्ट्री के अंदर चले गए, जैसे कह रहे हो, अब तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसी पल मैं समझ गया, यह नाटक नहीं है, यह सच है। वे सच में जा रहे हैं। फैक्ट्री की दीवार के ऊपर से मैंने एक विशाल क्रेन को इमारत की छत से टाटा का लोगो उतारते हुए देखा। धड़ाम। विशालकाय लोगो जब जमीन से टकराया तो उसकी आवाज मेरे सीने में लगी। यह शैन झेन की समृद्धि के ढहने की आवाज थी। मैंने पागलों की तरह सिटी हॉल लौटकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई। मेयर साहब, हमें उन्हें रोकना होगा। टाटा सच में जा रहा है। उन्होंने अपना लोगो भी उतार दिया है। लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने इसे एक मजाक समझा और इस तरह सुनहरा समय बीतता गया। एक सप्ताह बाद सोमवार सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस के सभी फोन एक साथ बजने लगे। उप निदेशक जी, क्या आपने खबर देखी? टाटा मुख्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। मैंने कांपते हाथों से फैक्स उठाया। शीर्षक विनम्र था, लेकिन सामग्री मौत की सजा के बराबर थी। चीन के भीतर प्रौद्योगिकी चोरी के प्रयासों और बिगड़ते कारोबारी माहौल के कारण शैनज़ेन प्लांट में उत्पादन पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। मौजूदा उत्पादन वियतनाम और भारत की इकाइयों में स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानीय कर्मचारियों को चीनी श्रम कानून से 30% अधिक मुआवजा दिया जा चुका है। आज से हम शैनज़ेन छोड़ रहे हैं। कागज मेरे हाथ से फिसल गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उन्होंने सच में ऐसा कर दिया। उन्होंने अरबों की इस विशाल फैक्ट्री को सिर्फ एक हफ्ते में एक सैन्य अभियान की तरह खाली कर दिया। अब सिटी हॉल में हड़कंप मच गया। शहर में हाहाकार मच गया। 50 टाटा कर्मचारी मुआवजा लेकर सड़कों पर आ गए। उनका गुस्सा सरकार पर था। इन सरकारी अधिकारियों ने रिश्वत के चक्कर में टाटा को भगा दिया। हमारी नौकरियां वापस दो। सिटी हॉल के सामने हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई। यह तो बस शुरुआत थी, असली तबाही तो अब आनी थी। टाटा की 300 सहयोगी कंपनियां अगले ही दिन दिवालिया हो गईं। देखते ही देखते बेरोजगारों की संख्या 50 से 20 लाख हो गई। रियल एस्टेट बाजार बैठ गया। घरों की कीमतें आधी हो। अभी बाती संख्या, अभी आंख बाजार बैठ गया। गई। रेस्टोरेंट बंद हो गए। टैक्सी ड्राइवर खाली घूम रहे थे। शहर की अर्थव्यवस्था रुक गई। उस रात मैं चुपके से टाटा फैक्ट्री की ओर गया। वह एक भूतिया शहर जैसा लग रहा था। गेट पर बंद है का बैनर लगा था। वहां एक आदमी उदास बैठा शराब पी रहा था। वह फैक्ट्री के सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। आप लोगों ने यह किया है ना? उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा। उनकी तकनीक चुराने की कोशिश की और उन्हें भगा दिया। चोर कहीं के, एहसान फरामोश। उसकी गालियां मेरे सीने में चाकू की तरह चुभ रही थीं। हाँ, हम चोर थे। हमने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट फाड़ दिया था। देर से ही सही, बीजिंग ने एक जांच दल भेजा। निदेशक वांग ने सारा दोष मुझ पर डालने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने फैसला किया, मैं अपनी गरिमा, अपना चेहरा, सब कुछ भूल जाऊंगा। मुझे इन 20 लाख लोगों को बचाना है, चाहे मुझे भारतीयों के सामने घुटने टेकने पड़े। मुझे टाटा को वापस लाना ही होगा। मैंने भारतीय दूतावास का नंबर खोजा और जीवन में पहली बार एक चीनी कम्युनिस्ट अधिकारी का नकाब उतारकर एक अपराधी के रूप में एक पत्र लिखना शुरू किया। आदरणीय श्री शर्मा और टाटा के सभी अधिकारियों, मैं शैनज़ेन से लिवेई हूं। कृपया मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मैं माफी नहीं बल्कि मदद की भीख मांग रहा हूं।
पत्र लिखते हुए मेरे हाथ पर गर्म आंसू टपक रहे थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि टाटा और भारत कितने कठोर प्रतिद्वंद्वी थे। वे भावनाओं से पिघलने वाले नहीं थे। वे एक ठोस कारण, पूरी गारंटी और पूर्ण आत्मसमर्पण चाहते थे। असली बातचीत, या कहें कि आत्मसमर्पण का समय तो अब शुरू होना था। बीजिंग में भारतीय दूतावास के सामने मैं बारिश में भीग रहा था। कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए, बस एक बार मिलने दीजिए। 3 घंटे की मिन्नत के बाद गेट खुला। अंदर आर्थिक मामलों के प्रभारी के साथ एक जाना पहचाना चेहरा बैठा था, टाटा के श्री शर्मा। इस बीच उनकी तरक्की हो गई थी और वे अब निदेशक बन चुके थे। उपनिदेशक जी, भावनाओं की बात छोड़िए, बताइए यहां क्यों आए हैं? उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। श्रीमान निदेशक, यह मेरी गलती थी, मेरा अहंकार था। मेरे शहर के लोग भूखे मर रहे हैं। कृपया फैक्ट्री फिर से शुरू कर दीजिए। आप जो कहेंगे हम वह करेंगे। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर झुका लिया। खड़े हो जाइए, श्री शर्मा ने गहरी सांस लेकर कहा। भारतीयों को घुटने टेकने वाले लोग पसंद नहीं हैं। हम कर्म में विश्वास करते हैं। उन्होंने मेरी ओर एक कागज बढ़ाया। टाटा चीन परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए 3 शर्तें। विदेशी निवेशक प्रौद्योगिकी संरक्षण के लिए एक विशेष कानून बनाना, जिसमें विदेशी तकनीक चुराने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो। यह चीन की न्यायिक प्रणाली को बदलने की मांग थी। इस घटना के मुख्य दोषियों को सजा, निदेशक वांग सहित सभी अधिकारियों को बर्खास्त कर गिरफ्तार करना। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी का सिर मांगने जैसा था। शेंझेन में भारतीय शैली का गुणवत्ता, नैतिकता और प्रबंधन शिक्षा केंद्र स्थापित करना, जहां सभी चीनी कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से आत्मा और कर्म योग की शिक्षा दी जाएगी। मैं स्तब्ध रह गया। यह पैसे या टैक्स में छूट की मांग नहीं थी। वे चीन की व्यवस्था और मानसिकता को बदलने की बात कर रहे थे। 1 हफ्ते का समय है, या तो अपना गौरव बचाकर सब साथ में मरें, या गौरव को त्याग कर एक नया जीवन शुरू करें। मैं दूतावास से बाहर निकला। निदेशक वांग को गिरफ्तार करवाना, यह मेरी जान पर बन आ सकता था। लेकिन जब मैंने शेंझेन की खबरें देखी, भूख से तड़पते बेरोजगार, खाली रेस्टोरेंट, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने बीजिंग में अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल किया और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी को निदेशक वांग के खिलाफ सबूतों के साथ एक शिकायत दर्ज की। मैंने वांग के गुप्त ठिकाने का पता लगाया और वहां पहुंच गया। वह शराब और औरतों के साथ अय्याशी कर रहा था, जबकि शेंझेन के लोग भूखे मर रहे थे। मेरा खून खौल उठा। उसी समय दरवाजा टूटा और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के लोग अंदर आ गए। वांग को एक कुत्ते की तरह घसीटकर बाहर ले जाया गया। उसकी चीखें गलियारे में गूंज रही थीं। वांग की गिरफ्तारी की खबर पूरे चीन में फैल गई। चीनी सरकार विदेशी पूंजी के पलायन से डरकर हरकत में आई। 1 हफ्ते के भीतर सोनी संरक्षण कानून की तर्ज पर टाटा संरक्षण कानून पारित किया गया। वांग और उसके साथियों पर मुकदमा चला और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अब बस आखिरी शर्त बची थी, भारतीय शैली की आध्यात्मिक शिक्षा। चीन के भीतर इसका बहुत विरोध हुआ। क्या हम भारतीयों से मानसिक शिक्षा लेंगे? लेकिन मैंने टेलीविजन पर जाकर अपील की, दोस्तों, क्या गौरव हमें रोटी खिलाएगा? हमने टाटा को क्यों खोया? तकनीक की कमी के कारण नहीं, बल्कि बुनियादी सिद्धांतों की कमी के कारण दूसरों की चीजें चुराना, वादों को कचरे की तरह फेंकना। इस सड़ी हुई मानसिकता ने हमें बर्बाद कर दिया। हमें सीखना होगा कि कैसे भारत बिना संसाधनों के दुनिया की एक शक्ति बना। हमें उनकी निष्ठा और ईमानदारी सीखनी होगी। मेरी भावुक अपील ने जनता की राय बदल दी। अंत में वह दिन आ ही गया। शेंझेन में टाटा फैक्ट्री के गेट के सामने हजारों नागरिक इकट्ठा थे। उनके हाथों में बैनर थे, वापस आने के लिए धन्यवाद, टाटा, हमें माफ कर दीजिए। काली कारों का एक काफिला आया। श्री शर्मा, जो अब प्रबंध निदेशक बन चुके थे, कार से उतरे। उनके पीछे भारत से आए दर्जनों विशेषज्ञ थे, जो सफेद काम के कपड़ों में ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी मरते हुए मरीज को बचाने आए हों। 1 महीने से बंद पड़ी फैक्ट्री का दिल फिर से धड़कने लगा। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन टाटा ने तुरंत उत्पादन शुरू नहीं किया। वादे के मुताबिक उन्होंने शिक्षा से शुरुआत की। फैक्ट्री के बड़े हॉल में 5 चीनी कर्मचारी इकट्ठा हुए। मंच पर भारत से आए एक सफेद बालों वाले गुरु खड़े थे।
वह टाटा के सेमीकंडक्टर चमत्कार के पीछे के एक महान इंजीनियर थे, गुरु राघवन। दोस्तों, उनकी आवाज गूंजी, हम आज मशीनें चलाने नहीं आए हैं, हम आपके दिल चलाने आए हैं। उन्होंने अपनी जेब से एक खराब सेमीकंडक्टर चिप निकाली। जब ऐसा एक खराब पीस निकलता है तो आप क्या करते हैं? चुपके से बेच देते हैं या फेंक देते हैं? टाटा में यह कचरा नहीं है, यह शर्म है। मेरे नाम पर, मेरे देश के सम्मान पर बना यह उत्पाद अगर खराब है तो यह मेरे चेहरे पर कालिख पोतने जैसा है। भारतीय इसी तरह काम करते हैं, इसीलिए हम दुनिया में सम्मान पाते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हॉल में सन्नाटा छा गया। तब एक युवा कर्मचारी खड़ा हुआ। हम सीखेंगे। मैं भी एक ईमानदार पिता बनना चाहता हूं जिस पर मेरा परिवार गर्व करे। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट हुई। यह दिल से निकली सम्मान की तालियां थीं। टाटा अब उनके लिए सिर्फ वेतन देने वाली कंपनी नहीं थी, बल्कि जीवन का मार्ग सिखाने वाला गुरु बन गया था। शिक्षा कठोर थी। धूल के एक कण के बिना साफ सुथरे कमरे की सफाई से लेकर एक एक पेंच को सही कोण पर कसने तक सब कुछ फिर से सिखाया गया और किसी ने शिकायत नहीं की। 1 साल बीत गया। शैनझेन पूरी तरह बदल चुका था। सड़कों पर रौनक लौट आई थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों की आंखों में था। अहंकार और लालच की जगह अब गंभीरता, विनम्रता और कुछ कर गुजरने का जज्बा था। एक शाम मैं श्री शर्मा के साथ एक पहाड़ी पर खड़ा था, जहां से जगमगाती फैक्ट्री दिख रही थी। खूबसूरत है ना? उन्होंने कहा। हां, आपकी वजह से। नहीं, हमने तो बस चिंगारी को फिर से जलाया है। इसे आग बनाना आपका काम है। उन्होंने मुझे एक गर्म कॉफी का कप दिया। सच कहूं तो हम भी दुविधा में थे कि वापस आना सही है या नहीं। विश्वासघात की यादें आसानी से नहीं मिटती। तो फिर आप वापस क्यों आए? श्री शर्मा ने आसमान की ओर देखा। हमारे चेयरमैन ने कहा था, नफरत के बावजूद एक और मौका दो, और अगर तुम दुश्मन को अपना साथी बना सको तो वही असली जीत है। दुश्मन को साथी बनाना। मेरे सीने में एक गर्म एहसास हुआ। हमने उन पर छुरी चलाई और उन्होंने हमारी ओर हाथ बढ़ाया। हमने चोरी करने की कोशिश की और उन्होंने हमें सिखाया। यही एक महान राष्ट्र की पहचान थी। उस दिन के बाद शैनझेन की टाटा फैक्ट्री दुनिया में सबसे कम खराबी दर और उच्चतम उत्पादकता वाली फैक्ट्री बन गई, और वहां से प्रशिक्षित हजारों चीनी टाटा अकादमी के स्नातक होने के गौरव के साथ चीन के कोने कोने में फैल गए। उन्होंने सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और जिम्मेदारी की वह महान भारतीय भावना फैलाई। उपसंहार। आज 2026 की एक सुबह मैं उस जगह को देखता हूं जिसका नाम अब भारत चीन भविष्य साझेदारी अकादमी, गुणवत्ता और नैतिकता केंद्र है। बच्चे स्कूल टूर पर यहां आते हैं। एक बच्चा अपनी टीचर से पूछता है, मैम, यह कौन सी जगह है? टीचर मुस्कुराकर जवाब देती है, बेटा, यह वह जगह है जहां एक महान डॉक्टर रहता है, जिसने तब हमारे देश का इलाज किया था जब वह बहुत बीमार था। यह वह स्कूल है जिसने हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। वाह, मैं भी बड़ा होकर टाटा मैन बनूंगा। बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी। मैंने जेब से श्री शर्मा का पुराना बिजनेस कार्ड निकाला। एक सच्चा दोस्त और एक महान गुरु जिसने मेरे अहंकार को घुटनों पर ला दिया और मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। मैंने फैक्ट्री की ओर और दूर पूर्व में भारत की ओर देखकर गहराई से सिर झुकाया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें तकनीक से बढ़कर एक चमत्कार दिखाया। हवा में मुझे भारत की गर्म चाय की महक और उन भारतीयों के पसीने की गंध महसूस हुई जिन्होंने अपने देश को बनाया था। यह दुनिया की सबसे सुगंधित जीत की महक थी। भारत, तुम ही असली विजेता हो।